पाकिस्तान में 16वीं असम्बली तश्कील पा चुकी है और जिस तरह मेरे ख्याल से इस असम्बली में लोगों को पहुंचाया गया और जिस तरह वजारतों की बंदरबांट हुई है, किसी से ढका छुपा नहीं है। नाज़रीन, दरअसल पाकिस्तान में हकीकी ताकत और डिसीजन मेकिंग पावर चंद अनासिर के पास है जो पसपर्दा बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत को कंट्रोल करते हैं। इन अनासर को हम इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अगर हम ज़्यादा नैरो डाउन करें तो इनको टॉप मिलिट्री लीडरशिप कहा जा सकता है और यही इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को और इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने वाली है, इक़्तिदार में लाने वाली है। और आज शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने वाली भी यही इस्टेब्लिशमेंट है। आज पाकिस्तान में एक किस्म का खामोश मार्शला मौजूद है और इस खामोश मार्शला में हुकूमती कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर चंद अफराद के पास है। और मशहूर हंगरियन सोशियोलॉजिस्ट अलेमर हॉकिंस हाइब्रिड रजीम करार देते हैं। हाइब्रिड रजीम, बल्कि मैं तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है उसको हाइब्रिड रजीम नहीं, हाइब्रिड प्लस प्लस रजीम करार दूंगा। और अलेमर हॉकिंस के मुताबिक जब हाइब्रिड रजीम को तश्कील दिया जाता है तो उससे पहले मुनक्कद होने वाले इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली की जाती है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई भी इलेक्शन सिवाय 1970 के फ्री एंड फेयर करार नहीं दिया जाता। इस्टेब्लिशमेंट जिस जमात को पसंद करती है सबसे पहले तो उसमें इलेक्टेबल्स को जमा करती है और फिर दिन रात मीडिया कवरेज दिला के उसे पॉपुलर से पॉपुलर बनाती है। और फिर भी काम ना बने तो मुखालिफ जमातों के कैंडिडेट्स को प्रेशराइज करती है, उसकी कैंपेन पर असर अंदाज होती है। अगर फिर भी एट द एंड कोई अच्छा रिजल्ट नजर ना आए तो या तो आरटीएस को बैठाया जाता है या फॉर्म 45 के बजाय 447 वालों को नाज़रीन जिता दिया जाता है। दरअसल अगर देखा जाए तो स्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप 1951 में जब अयूब खान को वज़ीर दफा बनाया गया, पाकिस्तान में सियासी तौर पर इक़्तिदार में है और कभी तो वो बराह रास्त आकर हुकूमत करते हैं और कभी पसपर्दा बैठकर अपनी पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करके पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। और इस मुसलसल कंट्रोल की वजह से आज तमाम अदारे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अदलिया, चाहे वो मीडिया हो या लेजिस्लेटर, सियासतदान मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में आ चुके हैं और कोई भी शख्स इनकी मंशा के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकता। और सियासतदान भी किसी हद तक इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और इसी वजह से इनके आलाकार बन चुके हैं। नाज़रीन, दरअसल इस दौर में बराह रास्त हुकूमत में आना एस्टेब्लिशमेंट के लिए या मिलिट्री लीडरशिप के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर बंदा, आप कह लें कि सोशल मीडिया रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी हद तक सियासी नॉलेज रखता है। हर बंदा रात को 3 से 4 टॉक शो देख के सोता है। कम से कम उसको ये पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। हाँ, वो अपनी सियासी जमात के मुताबिक अपनी राय को मुतसब रख सकता है, उसकी खामियों को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन उसको इस दौर में बेवकूफ़ बनाना खासा मुश्किल हो चुका है। इसलिए मिलिट्री लीडरशिप बराह रास्त इक़्तिदार में आने के बजाय अपनी पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करती है और आज शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की ताबादारी में माजी के तमाम सियासतदानों को पीछे छोड़ चुके हैं। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सल्यूट मारा, वो मुकम्मल तौर पर इनके प्रोटोकॉल और इनके मनसब के मुनाफी था। शहबाज शरीफ की तरह बेनज़ीर भुट्टो को भी 1988 में महदूद इक़्तिदार दिया गया था। उनसे भी फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसी हो या डिफेंस पॉलिसी, बल्कि मईशत पे भी मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करने का कहा गया था। नाजरीन, बात अफसोस की है, हम आज भी 1988 पे खड़े हैं, हम आज भी 1947 पे खड़े हैं। हमारे हमसाया मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन करार देते हैं, वो चांद पे कदम रख चुका है, दुनिया की 5वीं मैशत बन चुका है, बल्कि आने वाले दिनों में दुनिया की 3वीं मैशत बनने की तैयारी करने में लगा है। और हम आज तक आप कह लें कि इलेक्शन करवाना नहीं सीख सके। नाजरीन, जो लोग तरीक से सबक नहीं सीखते वो हमेशा पाकिस्तान की तरह दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। आज हमारी मैशत हो या हमारी पॉलिसीज मुकम्मल तौर पर IMF की और अमेरिका की ईमा पे चलाई जाती हैं। नाजरीन, हमें तरीक से सबक सीखना पड़ेगा, नहीं तो आइंस्टाइन साहब खूब कहते हैं, insanity is doing thing over and over again and expecting a different result।
ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام لا کر ہم معیشت کو ٹھیک کر لیں گے، ہمارا سیاسی نظام بہتر ہو جائے گا، ہم دنیا کی ترقی کر لیں گے۔ ناظرین، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ یہ ادارے ہوتے ہیں جو کسی قوم کو خوشحال اور کسی قوم کو بدحال بناتے ہیں۔ ناظرین، اداروں کی ورکنگ پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب وائی نیشنز فیلز میں اس کے رائٹر بتاتے ہیں ہاؤ انسٹیٹیوشن میک اینڈ بریک اے نیشن، کہ کس طرح ادارے کسی قوم کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں جب ادارے چند طاقتور افراد کی منشا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں یا چند طاقتوری افراد کے لیے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائیں تو اس قوم کا، اس ملک کا زوال اور بدحالی مقدر بن جاتی ہے۔ ناظرین، یقیناً پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام نہیں کرتے، جب تک تمام کے لیے قانون برابر نہیں ہوتا، جب تک معیشتدان معیشت نہیں چلاتے، جب تک فورن پالیسی ڈپلومیٹ نہیں چلاتے، جب تک پاکستان کی سیکورٹی پالیسی ہو یا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیسیز ہمارے سویلین حضرات سیاستدان نہیں بناتے، پاکستان اس وقت تک قطعی ترقی نہیں کر سکتا۔ نہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، نہ پاکستان میں سیاسی سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔